इस लेसन का सिर्फ पद्यांश करना है और आज हम वही करेंगे। पद्यांश के बाद मैं अगला चैप्टर फिर शुरू करूंगी, रहीम के दोहे। ठीक है, इससे पहले पहला आकाश का साफा बांधकर हम यही ले लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर यहां से लेकर गल्ले सा, गल्ले सा। ठीक है जी, पहला पैरा लेंगे हम पद्यांश के लिए गल्ले सा का तक। ओके, अभी बताती हूँ। जिस दिन मैं कल परसों क्लास में पढ़ा रही थी तब पढ़ा नहीं था तूने? चलिए लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा? प्रस्तुत पंक्तियां बिल्कुल किस कविता से ली गई हैं? दूसरा प्रश्न, हाँ, इस कविता के कवि का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न, कविता में पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? लिखो लिखो साथ में, पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? अंगीठी के रूप में क्या है? अंधकार कहाँ छिपकर बैठा है? अंधकार कहाँ छिपकर बैठा है? भेड़ों के गल्ले सा का क्या मतलब है? चलिए जी, कौन आंसर लिख लो क्वेश्चन पहले। पहला प्रश्न इसका, पद्यांश का, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ले गई हैं। इसमें सारे प्रश्न भी आपके कवर हो जाते हैं, राइट? इनके आंसर्स आपको पता है तो समझ लीजिए कि कविता समझ में आ गई। इसके सारे प्रश्न उत्तर भी इसी में कवर हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? इस कविता के प्रस्तुत पंक्तियां शाम एक किसान कविता से ली गई हैं। उसके बाद इस कविता के कवि का नाम बताएं। इस कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर, आंसर लिख दूं या सर्वेश्वर लिख दूं?
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि का नाम। उसके बाद कविता में पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? कविता में पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया गया है। कविता में पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्न 4, अंगीठी के रूप में क्या है? यहां जो बैठे हैं सामने, क्या हुआ? शाम एक किसान कविता कराई तो थी मैंने। अंगीठी के रूप में क्या है? पीछे आ जाए, इधर आ जरा, तेरी पिटाई करूंगा। अंगीठी के रूप में पलाश के जंगल हैं। ठीक है, उसी को बोला ना उसने, पलाश के जंगलों को बोला। बैठ जाइए। अंगीठी, ठीक है, अंगीठी के रूप में पलाश के जंगल हैं। अंगीठी के रूप में क्या है? अंगीठी के रूप में पलाश के जंगल हैं। लिख रहे हो साथ साथ में आंसर के नहीं लिख रहे? अंधकार कहाँ छिपकर बैठा है? नो, कविता पढ़िए जरा ध्यान से, बुक भी नहीं ला रहे हो तुम लोग। अंधकार कहाँ छिपकर बैठा है? अंधकार दूर पूरब में छिपकर बैठा है। अंधकार पूरब में छिपकर बैठा है। पलाश के जंगल पूरब में, और किसान, ये आपने, मैं वन वर्ड लिख रही हूं तो ये नहीं है कि आपने नीचे वन वर्ड लिख देना है, और पेपर में भी अगर वन वर्ड लिखोगे तो नंबर 0 देना है। मैंने पूरा सेंटेंस लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? ये पूरा लिखोगे। प्रस्तुत पंक्तियां शाम एक किसान कविता से ली गई हैं, पूरा लिखोगे सेंटेंस। मैं बार बार समझा रही हूँ। इस कविता के कवि का नाम बताइए। इस कविता के कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। उसके बाद कविता में पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? कविता में पहाड़ को किसान के रूप में दर्शाया गया है। अंगीठी के रूप में क्या है? अंगीठी के रूप में पलाश के जंगल हैं। उसके बाद अंधकार कहाँ छिप कर बैठा है? अंधकार दूर पूरब में छिप कर बैठा है। भेड़ों के गले सा क्या अभिप्राय है या क्या मतलब है? भेड़ों के गले सा का अभिप्राय है भेड़ों का झुंड। भेड़ों का झुंड। भेड़ों का झुंड। ओके जी, ये आपने फेयर कॉपी में करना है सबने। शाम एक किसान के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, समझ लो यही क्वेश्चन आंसर है। हम पद्यांश और क्वेश्चन आंसर सेम, राइट, यही करने हैं। लिख लिया है सबने? नहीं लिखा तो यू कैन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब भी वन वर्ड लिखो, फेयर कॉपी में पूरा पूरा लिखोगे।
चलिए जी, पाठ 11 रहीम के दोहे निकालो। बुक्स कल को होनी चाहिए तुम्हारे पास जो यहाँ बैठे हैं। तो अभी भी क्यों नहीं निकाली फिर तूने बुक्स हिंदी की? हरी अप। पाठ 11 रहीम के दोहे। पाठ 11 रहीम के दोहे। क्या हुआ बेटे? लास्ट के 2 क्वेश्चन नहीं लिखे, कृष्ण बता देना इसको, ठीक है? चलिए जी, रहीम के दोहे, रहीम और कबीर के दोहे हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आते रहते हैं। तो ये कैसे दोहे होते हैं जो 2 लाइनर्स होते हैं और जिनमें हमेशा नीति परक बातें की जाती हैं, ठीक है? तो इन दोहों के जरिए संसार की क्या चलन है या क्या अच्छे मैनर्स हो सकते हैं, ये सब बताए जाते हैं कबीर और रहीम के दोहों में। तो आज हम करेंगे रहीम के दोहे, जिनके राइटर कौन है? कविराज रहीम, ठीक है? राइटर कौन है? रहीम, कवि हैं रहीम जी। पहले ऐसा करती हूँ, मैं आपको वर्ड मीनिंग साथ साथ में लिखते जाइए, फिर मैं आपको दोहे का मीनिंग बताती हूँ। कह, कह मतलब कहना, कही कहना। कह रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब अपने, बनत मतलब बनना, बहुत मतलब, बहुत तो आपको पता ही है, बहुरीत मतलब अनेक प्रकार से, बहुरीत मतलब अनेक प्रकार से। शब्द क्या है? कही का मतलब कहना, संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब अपने, बनत का मतलब है बनना, बहुरीत मतलब अनेक प्रकार से। जो ऑनलाइन बैठे हैं लिख रहे हैं, बुक में मार्क करें पेंसिल लेकर। इनका कोई आजकल रिस्पॉन्स ही नहीं होता, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो बैठे हैं सभी बेटा बुक ले लिए साथ में, वर्ड मीनिंग साथ साथ में लिखते जाएं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाषा जो है ये अवधि है। कह मतलब कहना, संपत्ति धन दौलत, सगे अपने, बनत मतलब बनना, बहुरीत मतलब अनेक प्रकार से, ठीक है? चलिए अब करते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। विपत्ति नहीं लिखा है मैंने, मुसीबत, विपत्ति मुसीबत, कसौटी मतलब परख, किसी चीज की परख करने के लिए, तेई मतलब वही, सांचे मीत मतलब सच्चे मित्र,
सांचे मीत, सच्चे मित्र। विपत्ति, मुसीबत, कसौटी, परख। तेई मतलब वही, सांचे मित्र मतलब सच्चे मित्र। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास धन दौलत बहुत ज्यादा संपत्ति होती है तो लोग उसके तरह तरह के सगे अपने बनते हैं। जो कोई गरीब हो उससे तो कोई बेचारा मुंह भी नहीं लगाता। तो पहली लाइन में वो क्या कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन दौलत और संपत्ति है तो लोग तरह तरह से उसके सगे बनते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन दौलत और संपत्ति है तो लोग तरह तरह से उसके साथ रिश्ते जोड़ते हैं, उसके अपने बनने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मित। तो रहीम जी कहते हैं लेकिन जो मुसीबत की परख को पार कर जाए, जो मुसीबत के समय साथ दे जाए, वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, विपत्ति कसौटी जे कसे कि जो मुसीबत में हमारा साथ दे, तेई साचे मीत, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जो सच्चा मित्र है उसको आपके धन दौलत से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी। कि जिस प्रकार जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी धन दौलत होती है उसके साथ लोग तरह तरह के रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत अपने बनते हैं उसके। लेकिन विपत्ति कसौटी की जो मुसीबत के वक्त परख किसकी होती है, उन लोगों की जो मुसीबत के वक्त साथ देते हैं। आपके सच्चे मित्र हमेशा वही होते हैं। क्लियर है फर्स्ट पैरा? इधर जो बैठे हैं सबके सब क्या हुआ आप लोगों को? रहीम जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति हो तो लोग तरह तरह से उसके अपने सगे बनते हैं, उससे रिश्ते निकालते हैं। लेकिन सच्चे मित्र की पहचान या परख तब होती है जब वो मुसीबत में काम आता है। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के वक्त आपका साथ देता है। चलिए जी नेक्स्ट। जाल परे, पता नहीं बेटा। जाल परे मतलब जाल का पड़ना, जाल पड़ना। पानी में जाल पड़ता है ना, मछुआरे डालते हैं। जाल पड़ना। जल का मतलब पानी, जात बह मतलब बह जाना, जात बह जाना। तज मतलब छोड़ना, तजी मतलब छोड़ना। मीनन, मीनन मतलब मछली। मोह मतलब प्यार। रहीमन मछली नीर को, मछली मतलब फिर से मछली, नीर मतलब पानी। तो मतलब तब भी, तो तब भी। छाड़ती छोड़ना। शोहना, छोह मतलब प्रेम प्यार, मोह पड़ जाना किसी के साथ।
जाल पड़े, जाल पड़ना, तज मतलब छोड़ना, मोह मतलब प्यार, जात बह मतलब बह जाना, मीनन मछली, मछली इसको भी हम मछली कहते हैं, नीर पानी, तो मतलब तब भी, छाड़ती मतलब छोड़ना, छोह मतलब प्रेम। लिख लिया जी, करें? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोले। आपने मीनन का क्या लिखा है मीनिंग? मीनन का भी मछली होता है बेटा, मीनन मछली, मछली वो भी मछली होता है। नीर पानी, तो मतलब तब भी, छाड़ती मतलब छोड़ना, छोह का मतलब है प्रेम। चलिए जी, इसमें रहीम जी कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो जो प्यार है वो दो तरफा होना चाहिए। एक तरफा प्यार हमेशा आपको तकलीफ देता है, ठीक है, तो वो बताते हैं, और वैसे भी प्यार जो है वो बिना किसी स्वार्थ के किया जाना चाहिए, बदले में आपको कुछ उससे चाहिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ढंग से बताते हैं कि एक तरफा प्यार हमेशा अच्छा नहीं होता, प्यार जो है दोनों तरफों से होना चाहिए, और दूसरा वो कहते हैं कि प्यार जो है वो बिना स्वार्थ का होना चाहिए। इसके लिए वो अपनी बात साबित करने के लिए क्या उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं जल और मछली का रिश्ता कैसा है। जल और, जल मतलब पानी, पानी और मछली का रिश्ता कैसा है। जाल परे जल जात बह, तज मीनन को मोह। तो रहीम जी कहते हैं जैसे ही शिकारी जो है वो समंदर में जाल डालता है तो जाल में मछलियां फंस जाती है ना, तो उसी वक्त जाल में से जो पानी है वो मछलियों को छोड़कर भाग जाता है। देखा है ना आपने, अगर जाल ऊपर जाता है तो सारा पानी निकल जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मछली और पानी का प्यार कैसा है कि जैसे ही जो शिकारी है वो जाल डालता है तो पानी जो है वो मछलियों को जाल में ही छोड़कर, उनका प्यार छोड़कर भाग जाता है, ठीक, उनको छोड़कर चला जाता है। जाल परे जल जात बह, जैसे ही जाल पड़ता है जल जो है वो बह जाता है, तजमीनन को मोह, मछलियों का प्यार छोड़कर वो चला जाता है। तज मतलब छोड़ना, मीनन मतलब मछली, और मोह का मतलब प्रेम। तो जैसे ही जाल पड़ता है मछलियों का प्रेम छोड़कर पानी जो है वो बह जाता है, उसको छोड़कर भाग जाता है। अब दूसरा तरफ क्या है जो एक तरफा प्यार है, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। ये देखकर कि पानी उसको छोड़कर भाग गया है, इसके बावजूद भी मछली जो है वो पानी के लिए अपना प्रेम कम नहीं कर पाती और उसके बिना तड़प कर मर जाती है। देखा ना, मछली को अगर पानी से बाहर निकालो तो मछलियां मर जाती है ना। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, पहले लाइन में वो कहता है कि जब जैसे ही जाल पड़ता है तो जल जो है वो स्वार्थी है, वो मछली को छोड़कर जल में जाल में से चला जाता है उसके प्यार को छोड़कर। लेकिन मछली जो है वो बिना पानी के तब भी, उसके जाने के बाद भी, तब भी उसका मोह जो है, उसका प्यार जो है वो छोड़ नहीं पाती और उसके बिना मर जाती है, ठीक है। तो कभी भी स्वार्थी इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए और ना ही आपका प्यार कभी भी एक तरफा होना चाहिए, ठीक है। जाल परे जल जात बह, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। जैसे ही जाल पड़ता है जल बह जाता है मछलियों का प्रेम छोड़कर, लेकिन मछली जो है वो पानी के प्रति अपना प्रेम छोड़ नहीं पाती और तड़प कर मर जाती है। हाँ जी, सेकंड क्लियर है बेटा? जो ऑनलाइन बैठे हैं सिर्फ ये मुझे तो लगता है पिक्चर्स लगा के भाग गए हैं,
अगर आपको क्लियर हो जाता है देन प्लीज रेज योर थंब, और अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आता तो हैंड रेज करो। ठीक है, अगला करें। हाँ जी बेटे, क्या हुआ, जाइए। दूसरे पैराग्राफ में वो कहता है कि प्रेम जो है एक तरफा हमेशा दुखदाई होता है, जिस प्रकार मछली और पानी का प्रेम है, जैसे ही जाल पड़ता है, मतलब जैसे ही मुसीबत आती है तो पानी मछली के प्रेम को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन इस मुसीबत में भी जो मछली है वो पानी के प्रति अपना प्यार कम नहीं कर पाती और उसके बिना तड़पकर मर जाती। ठीक, अगला करते हैं, चलो। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुवर, तरुवर क्या होता है पता ही होगा तुम्हें, वेरी गुड। तरुवर पेड़, तरुवर पेड़। फल का फल तो पता है, नहीं का मतलब नहीं, नाही लिखा है ना इधर, नहीं। खात मतलब खाना, खात खाना। सरवर मतलब सरोवर, जिसको आप तालाब भी बोलते हैं। सरोवर। पियत मतलब पीना, पान मतलब पानी, प्रकाज हित मतलब दूसरों की भलाई के लिए, प्रकाज हित दूसरों की भलाई के लिए। दूसरों की भलाई के लिए क्या है मतलब कहना, वो तो हमने पहले पैराग्राफ में ही स्पष्ट कर लिया था। भलाई के लिए आइए। संपत्ति सज है सुजान, संपत्ति धन दौलत, संच है मतलब इकट्ठी करना, संच ही इकट्ठी करना। सुजान मतलब अच्छे व्यक्ति या सज्जन पुरुष, सज्जन या अच्छे व्यक्ति। वर्ड मीनिंग नहीं आएंगे, जब आप पद्यांश में अगर आपको दिया जाए तो किसी भी वर्ड का फिर उत्तर पूछा जा सकता है कि इस शब्द का अर्थ बताया जाए। ठीक है, वैसे वर्ड मीनिंग नहीं आएंगे पद्यांश में। चलिए जी, तरुवर मतलब पेड़, नाही मतलब नहीं, खात मतलब खाना, सरवर सरोवर, पियत पीना, पान का मतलब पानी, प्रकाज हित दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति धन दौलत, संच ही मतलब इकट्ठी करना, सुजान मतलब सज्जन या अच्छे व्यक्ति। चलिए जी, अब दोहे में वो क्या कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। जिस प्रकार पेड़ अपना फल दूसरों के लिए देते हैं, खुद नहीं खाते हैं, इसी तरह सरोवर अपना जल दूसरों को
अर्पित करता है, खुद नहीं पीता है। पेड़ का फल हमेशा दूसरों के लिए होता है, सरोवर का पानी दूसरों के लिए होता है। न पेड़ अपना फल खुद खा सकता है, न सरोवर अपना पानी खुद पी सकता है। कह रहीम, रहीम जी कहते हैं प्रकाश हित संपत्ति सजे सुजान। इसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए धन दौलत इकट्ठी करते हैं। ठीक है, जैसे हर किसी के पास धन दौलत होती है, पर कहते हैं ना कि कुछ हिस्सा हमें अपना दान में देना चाहिए। इसी तरह उसके कहने का भाव यही है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कुछ हिस्सा या कुछ भाग दूसरों की भलाई के लिए भी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। जिस प्रकार पेड़ का फल दूसरों के लिए होता है, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता है, उसी प्रकार सरोवर जो है वो भी अपना पानी दूसरों के लिए देता है, खुद अपना पानी नहीं पीता है। रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए भी संपत्ति इकट्ठी करते हैं, मतलब अपनी संपत्ति का कुछ भाग दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं। हाँ जी, किसी को नहीं पता चला हो यहाँ जो बैठे हैं, क्लियर? ठीक है, इधर ऑनलाइन जो बैठे हैं सभी, पेड़ जिस प्रकार अपना फल नहीं खाता है, दूसरों के लिए होता है उसका फल, उसी प्रकार सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, दूसरों के लिए उसका पानी होता है। रहीम जी कहते हैं इसी प्रकार जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं। ओके, चलो जी, बाकी कल करेंगे बेटा। ये बुक ले लो बच्चे।